नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय 24 में और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन रावत जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अजय राय जी को दी जा रही है, उसके पीछे का कांग्रेस ने क्या सोचा था। तो सर, अजय राय जी का जब नाम डिसाइड हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा लेके उनका नाम लिया गया, या क्या सोची समझी प्लानिंग थी कांग्रेस की। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को संविधान बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि श्री अजय राय जी 5 बार से ज़्यादा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे मोदी जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से बनारस को क्वार्टर सिटी बनाने के नाम पर उन्होंने जो झूठा वादा किया मोदी जी ने, उसको एक्सपोज करने का काम श्री अजय राय जी ने किया। तो मैं कह सकता हूं कि अजय राय जी लगातार मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने जो लिया है, पूरे कांग्रेस जनों में खुशी की लहर है, क्योंकि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के तौर पे चुनाव लड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने नामित किया। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कहा जाता है कि अजय राय महासचिव प्रियंका गांधी के बहुत भरोसेमंद इंसान है, तो इसको लेके आप क्या कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अजय राय जी को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया और उनको बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ाया। इस बार के उपचुनाव भी वो लड़े थे। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्री खड़गे जी ने अजय राय जी पर ये जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी श्री अजय राय जी बाखूबी से निभाएंगे। तो सर, आप लोगों की क्या सोच, कार्यक्रम उनके आने के बाद आप लोगों ने डिसाइड किया है कि उनका कैसे कार्यक्रम में भव्य स्वागत करेंगे। देखिए, अभी तक उनका कार्यक्रम 2 दिनों का है। आज वो बनारस पहुंचे हैं दिल्ली से। आज बनारस में हज़ारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। कल उनका जो दौरा है वो लग रहा है भदोही में, वहाँ पर एक सैनिकों का कार्यक्रम है, उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। निश्चित तौर पे 3-4 दिनों के अंदर उनका लखनऊ आगमन होगा, जिसके लिए भव्य तैयारी का आयोजन कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो आयोजन होगा, इसकी रूपरेखा हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी में बनाएंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती से अजय राय जी का स्वागत करेंगे। तो कह सकते हैं सर कि हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि जब वो आएंगे, अपना कमान संभालेंगे, तो उसको लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद रहेंगे, तो उनका क्या पहला रिएक्शन होगा आप लोगों को देख के इतने उत्साह के साथ। देखिए, उत्साह तो है, कांग्रेस पार्टी के वर्करों में उत्साह है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उत्साह है, क्योंकि श्री अजय राय जी का जो छवि रही है वो लोकप्रिय छवि रही है और उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों पर सवाल किया है, सरकार से सवाल किया है और पूरे प्रदेश में उनका जनाधार है और पूर्वांचल के कद्दावर नेता के तौर पे उनकी छवि देखी जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता उनका लखनऊ में वेलकम करेंगे और निश्चित तौर पर उनके वेलकम से जो हमारे जो और भी जो नेता रहेंगे, जो प्रदेश कमेटी के नेता रहेंगे, आईसीसी के नेता रहेंगे, वो भी उनका स्वागत करेंगे। तो सर, कह सकते हैं बहुत बड़ी 80 सीटों की जिम्मेदारी है अजय राय जी के सर पे। तो वो जब ये जिम्मेदारी निभाने के लिए उस कुर्सी पे बैठेंगे तो आप लोगों की भी जिम्मेदारियां काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बर्बाद करने का काम सरकार के द्वारा किया गया, उनसे छेड़छाड़ करने का काम किया गया। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है नेता, उसको ईडी का समन भेजा जाता है, ईडी की तरफ से नोटिस भेजी जाती है, ईडी का डर दिखाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में करो या मरो का चुनाव है। जिस तरह से अंग्रेज़ों के समय कांग्रेस पार्टी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वही नीयत है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की नीयत अंग्रेजों की भी थी और डिवाइड एंड रूल की नीयत भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की भी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लड़ाई लड़ने का समय है और हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सचिन जी, एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को क्या इससे फ़ायदा मिलेगा।
बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया का हिस्सा समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अभी रूपरेखा तैयार होगी कि कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी, आरएलडी कहाँ लड़ेगी। और भी जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं उनका भी कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। ऐसे ही अभी झारखंड में बैठक होगी, राजस्थान में बैठक होगी। तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा गठबंधन भारतीय जनता तो पार्टी क्या माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, देखा होगा आपने कि इंडिया का हिस्सा आज कौन है। इंडिया का हिस्सा वो 25 दल हैं जिनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन है चुनाव आयोग में। उनके सर अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप लोगों ने आई चुरा लिया, एनडीए तक चुरा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम अपनी बात बोलनी चाहिए थी कि 25 दल वो दल हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला ना सदन में है ना विधानसभा में है। आप कहीं ना कहीं इंडिया की गठबंधन से भयभीत हुए, उसके बाद में आपने तुरंत इंडिया और सर आप लोग बाइकॉट करके चले जाते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री काफ़ी रिएक्शन देते हैं लोकसभा में। देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा था बहुत ही गंभीर मुद्दा था। हमारी जो 2 देश की बेटियां थी उनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अगर हम लोग मणिपुर पे सरकार से सवाल करते हैं तब प्रधानमंत्री जी गायब होते हैं। हम लोग जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना चाहिए। सर एक और स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि भरे सदन में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि राहुल गांधी जी ने इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर पे स्मृति ईरानी जी का मुंह से आवाज़ नहीं आती है, वो मुख बाधिर हो जाती हैं, लेकिन वो उनको राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस दिखाई पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि जो नफ़रत करने वाले हैं, जो नफ़रत करने वाले लोग होते हैं, वो प्यार की भाषा नहीं सीखते हैं। एक तरफ से आप हूटिंग करते हैं, अगर हमारे नेता ने कोई रिएक्शन दिया है तो आपको उससे दर्द क्यों लगता है, डर क्यों लगता है? हम लोग तो प्यार की भाषा देश को सिखा रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं। अब उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये आपकी कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन को भी दर्शाता है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो मैं यही कह सकता हूँ इनके लिए। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24।